अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना। बुक में पेज 8 पे आए। बुक में पेज 8। अच्छा, ये जो रिकॉर्डिंग वाले बच्चे हैं, मैंने बेटे कोशिश की थी पूरी, अभी भी हैं, मतलब जो ऐप के डेवलपर हैं उनसे बात की हुई है, वो इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं कब कर पाएंगे। मैंने कोशिशें की थी कि आपका लेक्चर और पीडीएफ, जो बुक आपको पीडीएफ में दी हुई है, वो साथ चल जाए, लेकिन वो नहीं चल पा रहा। तो इसलिए फिर हल यही है कि आप ये जो रिकॉर्डिंग वाले बच्चे हैं वो बेटा फिर बुक बाय कर लो। अच्छा, जो कॉलेज के आसपास ही बच्चे रहते हैं, क्योंकि ऑनलाइन वाले अक्सर यहीं पर ही होते हैं, कि यहीं पर ही कहीं गलियों में रोल रहे होते हैं, नहीं मतलब हॉस्टल्स में ही रह रहे होते हैं ना, इधर ही आसपास होते हैं, तो नहीं, यही हॉस्टल्स में ही होते हैं, लाइब्रेरी में बैठे पढ़ रहे होते हैं। तो वो चूंकि इस इलाके में हैं जो बच्चे, वो फिर यहीं स्कैन्स की ना बुक शॉप से ले लेना। बाकी वो जो ग्रुप में शेयर हुआ था, वो जो बुक का जो नंबर, वो उससे ले लेना, लेकिन बुक बेटे खरीद लो, क्योंकि मैंने कोशिश की थी कि आपको अवेलेबल हो जाए, लेकिन वो ना हो नहीं पा रहा कि पीडीएफ और लेक्चर दोनों साथ नहीं चल पा रहे। तो इसलिए आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन फिर बेटे बुक ले लो, क्योंकि सवाल तो फिर करने हैं ना। तो बुक में आए पेज 8 पे, इलस्ट्रेशन 8। मैं करता हूं बोर्ड पे सवाल, पढ़ लें इलस्ट्रेशन 8, पेज नंबर 8 पे, इलस्ट्रेशन 8। सवाल पढ़ लीजिए, मैं करता हूं। अच्छा, ये कुछ जज्बाती बच्चे भी होते हैं, मैंने बेटे गलती से मुंह से बात निकल गई थी, रिकॉर्डिंग वाले बच्चे यहीं रुल रहे होंगे, मैं कहना ये चाह रहा था कि इधर आसपास हॉस्टल्स में होते हैं बच्चे, जज्बाती नहीं हो जाना, सारे मेरे प्यारे बच्चे हैं। तो ये रिकॉर्डिंग वाले बच्चे अगर इस इलाके में रहते हैं तो बेशक यहीं चक्कर लगा के ख़रीद लेना, नहीं तो वो। अच्छा, अब ना कुछ, हाँ, वो कुछ बच्चे ग्रुप में भी कह रहे थे, सर हमें भी किताब फ्री मिलनी चाहिए। बेटे फिर तो सारी पढ़ाई भी फ्री हो जानी चाहिए, फिर तो आप आए, आपको खाना भी खिलाएंगे, हैं। ये तो प्रैक्टिकल नहीं है ना। देखो, इसके लिए बिल्कुल एक रियलिस्टिक बात समझिए, बिल्कुल रियलिस्टिक बात बता रहा हूं। ये जो बुक्स पब्लिश करता है ना जो भी इदारा, मतलब है किसी पब्लिशर को मैंने कहा होगा मेरी बुक है, इसको पब्लिश कर दो। अब बेटे वो जो पब्लिश जिसने किताब की हुई है, वो भी बहरहाल एक बिजनेस है ना, उसके खर्चे पड़े। मैं अगर अपनी किताबें सबको ऑनलाइन देना शुरू कर दूंगा तो वो मुझे कहेगा सर मैंने पैसे कहां से कमाने। बिजनेस है ना, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, पब्लिशर है ना। तो बेटे पब्लिशर ने जो बुक प्रिंट की है आवाम बच्चों की भलाई के लिए, तो उस बेटे वो बिजनेस है ना, उसने कमाना है, तो किताबें सेल करेगा तो कमाएगा। तो इसलिए ये ख्वाहिशें तो बहुत होती हैं, लेकिन बहरहाल जो रियलिटी है वो है। तो इसलिए जिन लोगों को मैंने सॉफ्टवेयर में बुक देने की कोशिश की थी वो नहीं चल सका, तो रिकॉर्डिंग्स वाले बच्चे बुक्स खरीद लेना। पढ़ लें जी इलस्ट्रेशन 8, मैं करता हूं।
चलें पढ़ लिया जी। रिक्वायर्ड क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड रिक्वायर्ड है, तो इसमें हमें डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, FOH, रुपीज़ है, मिलियन है, थाउजेंड है? रुपीज़ 1000। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, अच्छा डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट डायरेक्टली दी हुई है या कोई ओपनिंग परचेजेस टाइप? तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट फिर निकालनी पड़ेगी। और डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कैसे निकलेगी? पीरियोडिक है, परपेचुअल है? नहीं, आप परपेचुअल लगा सकते हैं इस पे? नहीं, बस टोटल इंफॉर्मेशन है पूरे पीरियड की, तो पीरियोडिक ही है। तो पीरियोडिक में डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कैसे निकलेगी? ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस, नहीं फौरन आना, क्लोजिंग पे चले जाएं, ऑल अदर आउट्स अदर देन इशू, फिर माइनस क्लोजिंग। तो वो ब्रैकेट में भी कर सकते हैं, वर्किंग कह के भी कर सकते हैं, और इसी हेडिंग के नीचे भी कर सकते हैं। ओपनिंग रॉ मटेरियल। अच्छा, जो डायरेक्ट मटेरियल होता है वो होता है जो प्रोडक्ट का हिस्सा बनता है ना? बचपन में बताया था, डायरेक्ट मटेरियल वो है जो प्रोडक्ट का फिजिकल हिस्सा है। तो अब ये बिजनेस कुकिंग ऑयल बेचता है, तो झोलियां भर भर के बेचता होगा, लोगों की लाइन लगी होगी, झोली फैला के उसमें ऑयल डालते होंगे, पैकेट्स होंगे ना। तो ये जो मटेरियल है ये भी डायरेक्ट मटेरियल है, और जो पैकिंग मटेरियल है फिर वो भी डायरेक्ट मटेरियल। ये प्रोडक्ट देख के पहचाना है मैंने, वरना पैकिंग मटेरियल हर दफा डायरेक्ट मटेरियल होगा नहीं, ये मैंने सिर्फ कुकिंग ऑयल की वजह से ऐसा कहा है। और वैसे भी देखें आखिरी पॉइंट में ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक, तो वो रॉ मटेरियल के साथ पैकिंग मटेरियल भी दे रहा है, तो इस प्रोडक्ट को पहचान के मैं इसको डायरेक्ट मटेरियल कह रहा हूं। तो अब हमारे लिए डायरेक्ट मटेरियल ये दोनों हैं, रॉ मटेरियल भी है और पैकिंग मटेरियल भी है। तो ओपनिंग 5000 और 700, 5700 प्लस परचेजेस। ये कहाँ है जी? शुरू से चलते हैं। अच्छा, पास्ट ये कॉस्ट का सवाल नहीं है, ये एक पुराना FAR 1 का सवाल है, उस दौर में इन्वेंट्री FAR 1 में होती थी, तो मैंने इसको अकॉर्डिंगली ना अमेंड करके तो कॉस्ट में डाला हुआ है। खैर है तो ICAP का सवाल, तो पास्ट पेपर का सवाल यानी ICAP का एग्जाम क्वेश्चन, उसको करने के लिए मेरी नसीहतें ये हैं कि पहले आपने सबसे पहले लाजमी सवाल पूरा पढ़ना है। सवाल पूरा नहीं पढ़ा तो आप नहीं है तैयार सवाल सॉल्व करने के लिए। सवाल एक बार जरूर पूरा पढ़ें, याद करने की नीयत से ना पढ़ें, आपको तो भूल जाएगा। एक बार पढ़ के सिर्फ इतना पता चल जाए कि डाटा किस किस तरह का दिया हुआ है। एक बार सवाल पूरा पढ़ लिया, फिर रिक्वायरमेंट को पढ़ें पूरा और बहुत ध्यान से पढ़ें। रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे तो प्लान होगा। अब रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है कंप्यूट कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड फॉर द ईयर 2025, तो 2025 की कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड निकालनी है।
रिक्वायरमेंट पढ़ ली ना कि चाहिए क्या, अब आपके दिमाग में प्रोसेसिंग चलेगी पूरे चैप्टर की कि कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड क्या होता था। अब आप सारे लेक्चर नोट्स पलट रहे हैं दिमाग के अंदर। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का आपको फॉर्मेट याद आ गया, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर, फिर डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट की और गहराई में उतरे, ओपनिंग, परचेजेस। अब जहन में ना फॉर्मेट बन गया कि हमें करना क्या है। एक एक करके सवाल में तरतीब से चीजें ढूंढनी शुरू कर दें। जैसे हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड निकालने के लिए सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट चाहिए ना, और उसमें भी सबसे पहले। अब आप सवाल पूरा फिर से स्कैन करें और ओपनिंग रॉ मटेरियल ढूंढ के निकालें, वो आखिर से निकल आया। फिर उसके बाद क्या करना है, अब फिर सवाल पूरा चलाएं और परचेजेस को चीजें ढूंढना शुरू करें। तो सवाल के शुरू में जो पहला टेबल है उसमें डिटेल्स ऑफ परचेजेस शुरू में ही दिए हुए हैं। रॉ मटेरियल परचेज्ड भी लाइन एक आ रही है, पैकिंग मटेरियल परचेज भी आ रही है, दोनों डायरेक्ट मटेरियल ही हैं, और खरीदने पे ट्रांसपोर्टेशन भी आ रही है। तो ये तीनों ही हैं जो कॉस्ट ऑफ परचेज में मिलनी है। तो ब्रैकेट में ही मिला लेते हैं। पहला कितना, 60, लेकिन इसमें क्या मसला है, इसमें सेल्स टैक्स इंक्लूडेड है, और वो भी वो जो रिफंडेबल है, नहीं होना चाहिए था। तो हमें सेल्स टैक्स के बगैर वाली फिगर चाहिए। 60500 ये 117 है, क्योंकि इसमें सेल्स टैक्स इंक्लूडेड है। हमें चाहिए 100, तो इनटू 100/117। और उस रूम वाले, ये ग्रीन नजर आ रहा है, देखा आ रहा है ना, पहले कहते तो नहीं आता, बाकियों से भी पूछ लो, आ रहा है नजर। अच्छा नहीं करता यूज। ये 100/117, ये लेक्चर 3-4 में कहीं आपको सिखाई हुई है बातें। ये बन गया रॉ मटेरियल की परचेज विदाउट सेल्स टैक्स। आगे पैकिंग मटेरियल की परचेज 20, आगे ट्रांसपोर्टेशन, ये 70-30 तोड़ने की जरूरत है। हम जब दोनों को ऐड कर ही रहे हैं तो ट्रांसपोर्टेशन भी पूरी ही लिख ली। इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि 70 इस ट्रांसपोर्टेशन में से मटेरियल के लिए है और 30 पैकिंग मटेरियल के लिए, हम वैसे ही दोनों को ऐड ही कर रहे हैं, तो इसलिए 30-70 का कुछ भी नहीं किया। तो परचेजेस आ गई 54। ये डिटेल ऑफ परचेजेस में बताएं बेटा, अगर कुछ मसला एतराज उस रूम में। क्लोजिंग रॉ मटेरियल, अब सवाल स्कैन करें, ढूंढें क्लोजिंग रॉ मटेरियल किधर है। बिल्कुल आखिर में 77780 प्लस 8065। 51।
हाँ जी, डायरेक्ट मटेरियल डन। इसके बाद डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। मटेरियल डिटेल ऑफ परचेजेस डन, डिटेल्स ऑफ ओवरहेड्स। डायरेक्ट लेबर तो है नहीं, लेकिन अगर पूरा साल पढ़ा होगा तो समझ आएगा। डिटेल्स ऑफ, बेशक डिटेल्स ऑफ ओवरहेड्स है, लेकिन इसमें एक लाइन आ रही है सैलरीज एंड वेजेस, और सैलरीज एंड वेजेस का नीचे पॉइंट नंबर 2 में ब्रेकअप आ रहा है। सैलरीज एंड वेजेस के सामने 60-40 की तमीज़ ये बताई हुई है कि ये जो सैलरीज वेजेस हैं, इनमें से 60% फैक्ट्री के लोगों की है और 40% ऑफिस के लोगों की है। तो ऑफिस के लोगों की तो वैसे ही इस सवाल से बाहर निकल गई, हम तो एफओएच देख रहे हैं, हम तो फैक्ट्री देख रहे हैं। अब ये जो 60% है, इस पे स्टेरिक लगा के नीचे लिखा हुआ है कि इनमें से भी 70% डायरेक्ट लोगों की है और 30% फिर इनडायरेक्ट लोगों की होगी। तो टोटल सैलरी वेजेस कितनी आ रही है? 2। इसमें से 60% ये क्या बन गया? ये फैक्ट्री के लोगों की सैलरी वेजेस, उनमें से भी आगे मजीद 70% ये डायरेक्ट लोगों की। और अगर ये समझ नहीं आए तो एक और तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ। 2500 60% फैक्ट्री के लोगों से रिलेटेड है और 40% ऑफिस के लोग हैं। तो ऑफिस वाला हमारे सवाल से लेना देना नहीं है। फैक्ट्री में भी लेबर दो तरह की होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, यानी एफओएच। तो इसमें से 70 और 30, तो हम डायरेक्ट लेबर कॉस्ट निकाल रहे हैं 2500 के 60% का 70%। तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बन गई 1050। जी बेटे, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट तक नोटेड, डन। हाँ जी, उस रूम में डायरेक्ट लेबर कॉस्ट तक, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, इसके बाद एफओएच। और एफओएच में आते हैं फैक्ट्री के सारे खर्चे सिवाय डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर के, फैक्ट्री के सारे खर्चे। और कल वो जो फैक्ट्री की दीवारें बनाई थी, रॉ मटेरियल के स्टोर से रिलेटेड खर्चे होंगे, वो भी फैक्ट्री के अंदर ही हैं। फिनिश गुड्स के स्टोर से रिलेटेड होंगे, वो नहीं है फैक्ट्री के अंदर। खैर, इस सवाल में तो ये नहीं था मसला, अगले सवाल में है स्टोर वाला। नहीं, सॉरी, सवाल में भी है। डिटेल्स ऑफ ओवरहेड्स पे आते हैं वापस। रेंट, अगर सिर्फ बस डिटेल ऑफ ओवरहेड्स और रेंट लिखा होता तो यकीनन ये फैक्ट्री का ही होता और वो एफओएच में लिखते,
लेकिन इसकी डिटेल है पॉइंट नंबर 1 में। इस 2700 रेंट में से ब्रेकअप उसका ये है, 2000 वाकई फैक्ट्री का है, 500 वेयर हाउस यानी स्टोर का है, और गुड्स बेचने के लिए हमने सुपर स्टोर्स के अंदर कुछ शेल्फ्स किराए पे लिए हुए, 200 उन शेल्फ्स का है। तो जो सुपरमार्केट्स में बेचने के लिए शेल्फ्स किराए पे लिए हैं वो तो वैसे ही बेचने की चीज है। रह गया मसला के फैक्ट्री का रेंट, हाँ ये फैक्ट्री का है, और जो वेयर हाउस है उसमें से रॉ मटेरियल वाला 50 और पैकिंग मटेरियल वाला 10, ये भी फैक्ट्री में ही काउंट होंगे। तो 2000 पूरा, 2000 पूरा और 500 का 60%, 60 ये वो 50 और 10 मिलाकर, क्योंकि जो बाकी 40 है वो फिनिश गुड्स का स्टोर है, तो वो मैंने कल कहा था फैक्ट्री की दीवार से बाहर होता है वो 2300। रेंट वाला पॉइंट 1 पढ़ के देख लें, किसी को जरा सी भी कंफ्यूजन एतराज है तो बताइए। रेंट वाला पॉइंट 1, साथ साथ पढ़ेंगे तो पता लगेगा मसला है कि नहीं। रेंट के बाद सैलरीज एंड वेजेस, ये हो गया हुआ नहीं, डायरेक्ट लेबर किया हुआ है ये रहता है, इनडायरेक्ट लेबर एफओएच में आएगा। ये कैसे निकलेगा? 2500 के 60% का 30%। ट्वेंटी 2500 का 60%, ये फैक्ट्री का, इसका 70 डायरेक्ट है, 30 इनडायरेक्ट है। फिर वापस ऊपर डिटेल्स ऑफ ओवरहेड्स में, अदर वेरिएबल ओवरहेड्स और अदर फिक्स्ड ओवरहेड्स, इनके बारे में पॉइंट 2 में लिखा हुआ है कि अदर वेरिएबल ओवरहेड्स में से 80% फैक्ट्री के हैं और अदर फिक्स्ड ओवरहेड्स में से 60% फैक्ट्री के। तो हमने तो फैक्ट्री वाले ही लेने, ऑफिस वाले तो इस काम से बाहर हैं। तो अदर वेरिएबल ओवरहेड्स कितने हैं? 5000 का 80%, और अदर फिक्स्ड ओवरहेड्स 1500 का डिटेल ऑफ ओवरहेड्स डन। पॉइंट नंबर 1 भी हो गया, पॉइंट नंबर 2 भी सारा हो गया, पॉइंट नंबर 3 वर्क इन प्रोसेस।
तो ये FOH हो गए पूरे 7 6, इसमें ऐड हो जाएगा ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस और लेस हो जाएगा क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 19 और क्लोजिंग, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ जाएगी 344। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ गई। हाँ जी, इलस्ट्रेशन 8 में बताएं, कुछ पूछना है तो। उस रूम में बेटा। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। पैकिंग मटेरियल हर दफ़ा डायरेक्ट मटेरियल होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। इसमें मैंने दो वजहों से डायरेक्ट मटेरियल लिया है, एक तो ऑयल की वजह से, कुकिंग ऑयल, दूसरा ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक इसका बताया हुआ था। तो वरना पैकिंग मटेरियल बाय डिफ़ॉल्ट इनडायरेक्ट चीज़ होती है, वो डब्बों की पैकिंग ही होती होगी, वो FOH ही होता है। इस सवाल में मैंने सिर्फ प्रोडक्ट की वजह से उसको डायरेक्ट लिया है। वैसे इतना ज़्यादा उलझाया नहीं जाता है इसमें, यानी आपकी कॉमन सेंस नहीं टेस्ट होगी कि आपको पता हो कि ये प्रोडक्ट पैकेट्स में बिकता होगा या खुला बिकता होगा। चलें एक और करते हैं। अच्छा, एक सवाल होमवर्क है, और वैसे तो आप सब समझदार ये लगते हैं, लेकिन फिर भी होमवर्क वाला सवाल देख के छोड़ ही ना दें, इसलिए आपसे पहले पूछ लेता हूँ। इलस्ट्रेशन 6 देखें ज़रा, इसी से पिछले पेज पे। नहीं हो तो जाएगी, इसी से पिछले पेज पे इलस्ट्रेशन 6 देखें और उसका पॉइंट नंबर 2 देखें। पॉइंट नंबर 2 नजर आ गया? अच्छा, अभी फौरन ना बोलना, फौरन नहीं बोलना, इस टेबल को पहले देख लें अच्छी तरह, फिर सवाल पूछता हूं। पॉइंट नंबर 2 वाले टेबल को अच्छी तरह देख लें। इलस्ट्रेशन 6 में पॉइंट नंबर 2 के टेबल को सारा अच्छी तरह देख लें, फिर पूछता हूं।
चलें पढ़ लिया। ये जो इस टेबल में सैलरीज की लाइन है, उसके सामने फिनिश गुड्स का आखिरी कॉलम जो आ रहा है उसमें 640 नजर आ रहा है। ये 640 क्या है? फिनिश गुड्स की सैलरीज है? फिनिश गुड्स से ऊपर भी कुछ लिखा हुआ है, वेयर हाउस। तो ये जो वेयर हाउस फिनिश गुड्स वाला है, वहां के लोगों की सैलरी 640 है। डेप्रिसिएशन ये क्या है? 120। फिनिश गुड्स की डेप्रिसिएशन नहीं है, फिनिश गुड्स के वेयर हाउस में जो भी फर्नीचर पड़ा है उस फर्नीचर की डेप्रिसिएशन है। 160 क्या है? फिनिश गुड्स का रेंट है, फिनिश गुड्स का जो वेयर हाउस है उसका रेंट है। तो ये जो लाइनें आ रही हैं ये खर्चा है, और ये खर्चा कहां कहां का है वो सब कॉलम्स हैं। जैसे सैलरी की अगर पहली लाइन पढ़ें तो 9200 सैलरी है फैक्ट्री के लोगों की, 2000 सैलरी है हेड ऑफिस के लोगों की, 3800 सैलरी है सेल ऑफिस के लोगों की, 860 सैलरी है रॉ मटेरियल की, रॉ मटेरियल के वेयर हाउस में जो एम्प्लॉयज हैं उनकी सैलरी। ठीक है, ये सवाल होमवर्क है। और इलस्ट्रेशन 7 पढ़ लें, ये मैं करता हूं। इलस्ट्रेशन 6 होमवर्क है, 7 पढ़ लीजिए, मैं करता हूं। होमवर्क करके आइएगा सारे। अल्लाह जी जो होमवर्क करे वो पास हो जाए। इलस्ट्रेशन 6 होमवर्क है, 7 पढ़ लीजिए, मैं करता हूं अभी। अनम्यूट हो गया? उस रूम में आवाज आ रही है? अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जो भी सीआर की क्लास में थे? अच्छा, सवाल चेंज। कितने हैं जो सीआर की क्लास में नहीं थे? चलें, काफ़ी हैं। ये रिकॉर्डिंग वालों के लिए भी और जो लोग सामने बैठे हैं उनके लिए भी। जो बच्चे सीआर की क्लास में भी थे वो चुप करके बैठे रहे, क्योंकि अगर आप उठ के जाएंगे डिस्टर्बेंस होगी। कोशिश करते हैं 15 मिनट में समेटें इसको, और चुप करके तमीज़ से सुन लें। मैं पीछे ही बैठा हुआ था और आप लोग बातें कर रहे थे, मुझे आवाज़ें आ रही थी सारी, तो डिस्टर्बेंस हो रही है ना। इधर सामने देखें। अच्छा, ये शो क्या चलाने लगा हूँ, ये जो रिकॉर्डिंग्स वाले बच्चे हैं इनके लिए भी असद आपको ना अभी 0 से ही लैपटॉप पे, यार वो तो फिर वही मसला आ जाएगा जो उस वक्त आया था। अच्छा, जो ऐप जिसमें लेक्चर चलने हैं, ये पहले मैं रिकॉर्डिंग वालों से बात कर रहा हूँ। जिस ऐप में आपके लेक्चर चलने हैं, बच्चों को ना कुछ तो खैर मसले लॉगिन के थे, वो तो अब बेहतर हो गए हुए,
लेकिन एक दो बड़े कॉमन मसले ये थे कि लेक्चर डाउनलोड हो रहा है, डाउनलोड होते हुए चल नहीं रहा, हम बैक कर लेते हैं तो बंद हो जाता है, या डाउनलोड होके किधर जाता है नज़र ही नहीं आता, हम ढूंढते रह जाते हैं, टेबल के नीचे भी नहीं होता, समझ नहीं आ रहा होता किधर है। तो डाउनलोड करने से लेकर लेक्चर प्ले करने तक एक बिल्कुल नॉर्मल प्रोसीजर चलें अगर, तो क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी वो एक एक्शन परफॉर्म करके आपको क्लास में इसलिए दिखा रहा हूँ कि ढंग से बात सुन लें। उसके बाद बेटे जिनके मसले आते हैं वो कुछ डिवाइस के मसले भी हो सकते हैं, वो फिर इसलिए टेक्निकल सपोर्ट का नंबर है, मैं खुद भी इसको एक्टिवली देख रहा हूँ, वो उस टेक्निकल सपोर्ट से आप पूछें, ग्रुप में पूछें, इंशाल्लाह उसको रिजॉल्व कराने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। बल्कि मैंने आप लोगों के ग्रुप में भी कहा था, कहलवाया था नहीं, C5 में मैंने खुद कहा था, तो मैंने ना सीनियर लेवल के लोगों को भी इंगेज किया हुआ है ताकि टाइमली मसले रिजॉल्व हों। तो इसलिए जिन रिकॉर्डिंग्स वाले बच्चों को लेक्चर प्ले करने में नहीं समझ आ रही, क्योंकि ये लेक्चर अभी आज आखिरी है बस जो यूट्यूब पे जा रहा है, तो इसलिए ढंग से देख लें, समझ लें और उसको फिर अप्लाई करें। सामने वालों के लिए क्यों ज़रूरी है? जो आपको मैंने तकरीबन 20 कम से कम क्लासें एक्स्ट्रा पढ़ानी हैं, एक्स्ट्रा क्लासें हैं, वो एक्स्ट्रा नहीं ज़रूरी है, तो उनको या तो दोपहर में कर रहा हूँगा या अगर सैटरडे की शाम लगा रहे होंगे, कोशिश करूँगा संडे ना हो। तो जो बच्चे अपनी ज़ाती मसरूफियात की वजह से उन एक्स्ट्रा क्लासेस में नहीं आ पाया करेंगे, तो वो जो एक्स्ट्रा क्लासेस हैं तकरीबन 15-20 कम से कम, फिर वो यूट्यूब पे शेयर नहीं हो रही होंगी। ये मैं अब आपसे बात कर रहा हूँ जो सामने बैठे हुए हैं, वो फिर आपको भी इसकी लॉगिन पासवर्ड की ईमेल आई हुई है। अच्छा, अब वो चूंकि एक्सपायर हो गई होगी, जिन्होंने लॉगिन नहीं किया था वो दोबारा ग्रुप में कहना तो वो रीसेट कर देंगे आपका पासवर्ड, लेकिन वो 24 घंटे में कर लेना। सामने वाले बैठो, जो बच्चे बैठे हैं उनके लिए भी ओरिएंटेशन ज़रूरी है। जो पिछली क्लास में थे वो शोर ना करना, सो जाओ 15 मिनट के लिए सो जाओ, ठीक है, आवाम को तंग ना करना। बाकी लोग ज़रूर सुन लें, जो फिजिकल क्लास में बैठे हैं उनके भी काम की है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा लेक्चर्स हैं वो आपको ऐप पे ही चलाने, तो वो एक्स्ट्रा वाले लेक्चर्स, और अगर कभी किसी वजह से जैसे कोई लॉकडाउन लगता है, फिर वो जो एक्स्ट्रा क्लासेस हैं वो उस ऐप पे चलनी। तो जो बच्चे फिजिकल क्लास में रजिस्टर्ड हैं उनके लिए भी ये उतना ही ज़रूरी है, बल्कि उनके लिए ज़रूरी है तो मैं क्लास में करवा रहा हूँ, वरना वीडियो बना के रिकॉर्डिंग्स वालों से शेयर कर लेता। तो अच्छी तरह तमीज़ से खामोशी से बैठ के सुने, कोशिश यही करेंगे कि बहुत डिटेल में तसल्ली से सबको समझाएं। और योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, चलो आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। आपके पास सबसे पहले जैसे ही आपने एडमिशन लिया होगा, आपके पास एक ईमेल विद यूज़र नेम और लॉगिन पासवर्ड, एक इस तरह की ईमेल आई हुई होगी, इसमें बाकी इंस्ट्रक्शंस भी लिखी हुई होंगी, साथ में यूज़र नेम और पासवर्ड अवेलेबल है। राइट नाउ जो मैं प्रोसीजर आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ये सिर्फ लैपटॉप और पीसी के लिए एप्लीकेबल है, मोबाइल के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। वो थोड़ा सा डिफरेंट है, वो एंड पे बताऊंगा। यहाँ पर अभी सिर्फ जो 2 स्टेप वेरिफिकेशन है ये सिर्फ लैपटॉप और पीसीज के लिए है, जिसका मैं आपको प्रोसीजर बता रहा हूँ। लैपटॉप पर लॉगिन करने के लिए फर्स्ट टाइम सिर्फ एक दफ़ा क्रोम पर या आपने किसी भी ब्राउज़र पर एक दफ़ा लॉगिन करना है। सबसे पहले आपके पास ये ईमेल आएगी, ये ईमेल आपके पास होगी, आपने नई टैब ओपन करके जी 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 बिल्कुल, सॉरी सर। अच्छा, दो प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे पास, एक ये इनबॉक्स में डायरेक्टली आपके पास प्राइमरी में आ जाएगी, या आपके पास यहाँ पर ये लेस मोर पे क्लिक करेंगे तो आपका स्पैम का फोल्डर होता है। ये या तो स्पैम में, यूजुअली बच्चों को स्पैम में जा रही होती है सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, या ये प्राइमरी में इनबॉक्स में आ रही होती है। आपको LMS की क्रेडेंशियल्स इसी नाम से ही ईमेल आ रही होंगी, कैंपस इनसाइड के नाम से, उसमें ये आ रहा होगा क्रेडेंशियल्स फॉर कैंपस इनसाइड, ठीक है। मेन या तो प्राइमरी में आ रही होगी या आपके पास स्पैम में आ रही होगी। ये ऊपर आपके पास प्राइमरी का ऑप्शन है, यहाँ पर आ रही होगी, जैसे मेरे पास ये आ रही है कैंपस इनसाइड,
यहाँ पर आ रही होगी या स्पैम में आ रही होगी। जैसे ही आप ये अपनी क्रेडेंशियल्स खोलेंगे आपके पास ये यूज़र नेम और पासवर्ड होगा। जैसे ही आपके पास आ जाए आपने नेक्स्ट टैब ओपन करके lms.campusinside ओपन कर लेना है। lms.campusinside.net यहाँ पर आप फर्स्ट टाइम लैपटॉप पर लेक्चर्स एक्सेस करने के लिए क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स पर एक दफ़ा लॉगिन कर रहे होंगे, सिर्फ फर्स्ट टाइम लेक्चर एक्सेस करने के लिए। जैसे ही मैं यहाँ पर लॉगिन करूँगा, जो ईमेल आपको मिला हुआ है उसको आप यूज़ करेंगे, यूज़र नेम और पासवर्ड सेम डालेंगे, आप लॉगिन कर लेंगे। ठीक है। जी, ये यहाँ पर एक डिस्क्लेमर आपको दिया हुआ है कि जो आपको ये आपका ये टेम्परेरी पासवर्ड है ये सिर्फ 24 घंटे के लिए एप्लीकेबल है आपके पास। योर पासवर्ड विल एक्सपायर आफ्टर 24 आवर्स। अगर किसी ने अभी तक अपने पोर्टल को यूट्यूब पे लेक्चर्स ले रहा है और उसने अभी तक एक्सेस नहीं किया और LMS एक्सेस नहीं किया और ये पासवर्ड जो वन टाइम पासवर्ड था ये यूज़ नहीं किया, तो आप IT टेक्निकल सपोर्ट को मैसेज कर दें, वो आपका पासवर्ड ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका होगा, अब ये वाला पासवर्ड ऑपरेशनल नहीं होगा। आपने मैसेज करना है तो आपका ये पासवर्ड अपडेट हो जाएगा जो दोबारा 24 घंटे के लिए एप्लीकेबल होगा। जैसे ही आपके पास एक्सेस आए आपको IT टीम इन्फॉर्म कर देगी कि आपका जो वन टाइम पासवर्ड है वो दोबारा से अपडेट हो गया है। तो आपने फिर विद इन 24 आवर्स जैसे ही आपको ये ईमेल आए आपने लॉगिन कर लेना है ताकि आपका पासवर्ड भी सेव हो जाए और आपका जो यहाँ पर एक दफ़ा लॉगिन है वो लॉगिन भी हो जाए। अब आप ये कैंपस इनसाइड पर आए, कैंपस इनसाइड पर आपने लॉगिन किया, जो आपको अपडेटेड पासवर्ड मिला होगा उससे आप लॉगिन करेंगे। जी, जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपके पास दो ऑप्शन आएंगे। एक ये स्टडी रूम का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, ये ड्रॉप डाउन मेन्यू पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास दो ऑप्शन होंगे। राइट नाउ यहाँ पर मेरा कर्सर है, इस पर मैंने सेलेक्ट किया हुआ है तो ये आपका डैशबोर्ड आपको शो हो रहा है। इसी के फ़ौरन नीचे डाउनलोड डेस्कटॉप ऐप का एक लिंक है। जब तक आप ऐप पर क्लिक करके ऐप डाउनलोड नहीं कर लेंगे आपके लेक्चर्स इस गूगल क्रोम के प्लेटफॉर्म पर चलेंगे ही नहीं। आप जब तक ऐप इंस्टॉल नहीं कर लेंगे अपने लैपटॉप या पीसीज में आपके लेक्चर्स आपके लैपटॉप पर नहीं चलेंगे। ये सिर्फ वन टाइम एप्लीकेशन है, वन टाइम यहाँ पर आपने पासवर्ड देना है। वो पासवर्ड आप अपनी ऐप में जाके रीसेट भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ा सकते हैं, बट लेक्चर्स एक्सेस करने के लिए आपको ऐप इंस्टॉल करनी पड़ेगी। बच्चे यहाँ पर इस इंटरफेस पे लेक्चर प्ले करने की कोशिश करते हैं जिसकी वजह से यहाँ पर लेक्चर प्ले नहीं होते। वो कहते हैं हमें एक्सेस नहीं मिली, लेक्चर प्ले नहीं हो रहा, तो यहाँ पर लेक्चर प्ले नहीं होंगे, आपको ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। जैसे ही आप ऐप पे क्लिक करेंगे डाउनलोड पे, आपको वो फ़ौरन एक ये एक यूज़र इंटरफेस आपके पास अवेलेबल होगा। विंडोज़ में हमारे पास दो ऑप्शन है, डाउनलोड 32 बिट या 64 बिट। ये प्रोसेसर के दो ऑप्शंस हैं। जिस तरह की विंडो आपके लैपटॉप पे इंस्टॉल्ड होती है उसी के मुताबिक आपने अपने जो कैंपस इनसाइड की ऐप है उसको इंस्टॉल करना है। ये हम कहाँ से देखेंगे? ये हम अपनी माई पीसी में प्रॉपर्टीज़ से देखेंगे कि मेरे लैपटॉप में किस तरह की विंडो हुई हुई है। ये माई पीसी पे आप राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये आपका सिस्टम टाइप आ गया। सिस्टम टाइप पे मेरे पास सिस्टम जो विंडो हुई हुई है वो 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम की है। इसका मतलब ये है कि मैंने जो ऐप इंस्टॉल करनी है वो भी 64 बिट वाली ही करनी है। मैं 32 करके और उसको लॉगिन करता रहूँगा तो लेक्चर्स प्ले नहीं होंगे, ना मेरी ऐप इंस्टॉल होगी, क्योंकि मेरा सिस्टम सिंक नहीं हो पाएगा। तो मेरा सिस्टम 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम वाला है, तो मुझे ऐप भी 64 बिट ही डाउनलोड करनी, डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल करनी है। मैं डाउनलोडिंग स्टार्ट करता हूँ। जिनके पास मैकबुक हैं उनमें ये ऑप्शंस नहीं है, उनमें सिर्फ आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपका मैकबुक में डायरेक्टली डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। इसमें ये दो ऑप्शंस हैं। मैं डाउनलोड करना शुरू करता हूँ। जैसे ही आप डाउनलोडिंग पे क्लिक करेंगे आपके ये डाउनलोड के ऑप्शन में आपका ये कैंपस इनसाइड की ऐप डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। मेरे पास डाउनलोडेड है तो अब इसके हम डाउनलोड होके इस तरीके का एक डाउनलोडिंग ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। मेरे पास ये डाउनलोडेड है तो ये क्लोज़ करके अब हम इंस्टॉलेशन की तरफ जाते हैं।
जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपके डाउनलोड्स के ऑप्शन में, डाउनलोड्स के फ़ोल्डर में आपको इस तरीके से आपका ये ज़िप फ़ोल्डर में आपको डाउनलोडेड एक पैकेज मिल जाएगा। इसको आप डबल क्लिक करके अनजिप करेंगे, आपके पास दो चीज़ें अवेलेबल होंगी, एक है विंडोज़ इंस्टॉलर पैकेज और एक है सिर्फ एप्लीकेशन। आपने विंडोज़ इंस्टॉलर पैकेज पे डबल क्लिक करके इसको रन कर देना है। यहाँ पर कोई भी ऑप्शन अभी आपके पास अवेलेबल नहीं है, आप मोर इन्फो पर क्लिक करके रन एनी वे पे क्लिक करेंगे सो दैट कि आपकी ऐप इंस्टॉलेशन शुरू हो सके। ये आपके पास रन एनी वे का ऑप्शन इनेबल हो गया, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी ऐप इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी, जैसे नॉर्मल ऐप्स आप लैपटॉप पे इंस्टॉल करते हैं, वही नॉर्मल प्रोसीजर है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, इंस्टॉलेशन शुरू हो गई है। मैंने क्योंकि ऐप ऑलरेडी की हुई है, मैं मल्टीपल टाइम्स बार बार ऑपरेशंस कर रहा हूँ, तो मैं आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, इंस्टॉल का या क्लोज़ का। आपने इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। अगर कोई बच्चा दोबारा से री इंस्टॉल करता है, अनइंस्टॉल करके री इंस्टॉल करता है, तो वो रिपेयर पे क्लिक करेगा। जैसे मैं अब दोबारा इंस्टॉल कर रहा हूँ तो मैं रिपेयर पे क्लिक करूँगा। जो नॉर्मल यूज़र्स आप फर्स्ट टाइम इंस्टॉल कर रहे होंगे, आपके पास दो ऑप्शन आ रहे होंगे, इंस्टॉल या क्लोज़ का। आपने इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। ये मैं रिपेयर करूँगा तो मेरा सिस्टम बैकग्राउंड में ऑपरेशनल हो गया, मेरा सेटअप सक्सेसफुल हो गया। अब ये सेटअप होने के बाद मेरी अब ऐप इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी। ऐप इंस्टॉल हो चुकी है, ये मैक्सिमम 1 मिनट लेगी इंस्टॉल होने में। जैसे ही आप फिनिश पे क्लिक करेंगे तो ऐप आपकी लॉन्च हो जाएगी, आपका उसका यूज़र इंटरफेस आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। अब लेक्चर्स एक्सेस करने के लिए, अब मूविंग ऑनवर्ड यहाँ से, अब मेरा ये कैंपस इनसाइड की ऐप यहाँ पर ऑपरेशनल हो गई है, टास्क बार में भी आ जाएगी। अब यहाँ से ऑनवर्ड गूगल क्रोम का या मोजिला फायरफॉक्स का आपके लेक्चर से कोई लेना देना नहीं है। वो वन टाइम आपका डिवाइस रजिस्टर करने के लिए यूज़ करनी थी, वो हो चुकी हुई है। अब सिर्फ आपकी कैंपस इनसाइड ऐप होगी, जिससे मूविंग ऑनवर्ड आप पासवर्ड भी अपडेट कर सकते हैं और लेक्चर्स भी आपने यहीं से ही कैंपस इनसाइड की ऐप से ही एक्सेस करने हैं। ये मेरा यूज़र इंटरफेस मेरे से वही पासवर्ड मांगेगा जो मैंने पहले लगाया था। यही वाला मैंने पासवर्ड जो मैंने गूगल क्रोम पर यूज़ किया था फर्स्ट टाइम एक्सेस करने के लिए, यही पासवर्ड मैंने यहाँ लगाना है। और अब मूविंग ऑनवर्ड सिर्फ ऐप को यूज़ करना है मैंने लेक्चर्स एक्सेस करने के लिए। गूगल क्रोम में जो मैंने lms.campusinsight.net यूज़ किया था, अब उसका मेरे लेक्चर से कोई लेना देना नहीं है। मैं वापस ऐप पे आया, मैंने अपने पासवर्ड इंस्टॉल किया। जी, ये जो यूज़र इंटरफेस है lms.campusinsight.net, इस पर जब मैंने आपको यहाँ से इंस्ट्रक्शन दी थी कि डाउनलोड ऐप पे जाना है, ये वाला जो यूज़र फेस हमें अवेलेबल हो रहा था, यहाँ पर ये जो लेक्चर्स आपको शो हो रहे हैं, यहाँ पर ये डिवाइस अब आपकी रजिस्टर हो चुकी हुई है। जब ये लेक्चर्स आपको शो हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपकी डिवाइस रजिस्टर हो चुकी हुई है। अब इस इंटरफेस का आपके लेक्चर से कोई लेना देना नहीं है। लेक्चर्स आपके कैंपस इनसाइड की ऐप में ही चलेंगे। अब इस यूज़र इंटरफेस का आपके लेक्चर से कोई लेना देना नहीं है। अब दोबारा आपको बार बार ये नहीं करना होगा कि मैं सबसे पहले गूगल क्रोम खोलूँ, कैंपस इनसाइड पे जाऊँ, लॉगिन करूँ और फिर मैं लेक्चर्स लूँ। नहीं, ये नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ आप कैंपस इनसाइड खोलेंगे, मैं आपको दोबारा चला के भी दिखाता हूँ। सिर्फ कैंपस इनसाइड पे लॉगिन करना है, लेक्चर्स आपके ऑलरेडी चले हुए होंगे। और अगर बार बार लॉगिन से भी बचना है तो आप ये रिमेंबर मी पे क्लिक कर देंगे, तो आपको बार बार लॉगिन भी नहीं करना पड़ेगा। वो जब भी आप ऐप पे क्लिक करेंगे, वो ऑपरेशनली आपको ये डैशबोर्ड आपको दिखा देगा। सेम यूज़र इंटरफेस जो आपका गूगल क्रोम पे अवेलेबल था, यहाँ पर अब आपके लेक्चर्स की एक्सेस आपके पास अवेलेबल होगी। जो भी आपके लेक्चर्स इनरोल्ड हैं, आप एमए में बैठे हुए हैं तो हम एमए का पोर्टल आपके सामने खोलते हैं। एमए में ये आपके पास 3 टॉपिक्स अवेलेबल हैं।
अगर लेक्चर डाउनलोड होके किस तरीके का शो होगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। डाउनलोडेड लेक्चर्स जब आप डाउनलोड पे लगाएंगे तो यहाँ पर उसका स्टेटस अपडेट हो जाएगा। अगर स्टोरेज का इशू होता है तो आपने जो लेक्चर ले लिया है उसको आप यहाँ से, नहीं सर नहीं दिखाया अभी सिर्फ, जी सर। ये अब जैसे ही मैंने इंट्रोडक्शन पे क्लिक किया तो मुझे उसने ड्रॉप डाउन मेन्यू में लेक्चर दे दिया। लेक्चर आपका यहाँ पर आप क्लिक करते रहेंगे तो नहीं प्ले होगा, जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका लेक्चर प्ले हो जाएगा और डाउनलोड का ऑप्शन भी यहीं से ही इनेबल होगा। जैसे ही आप प्ले पे क्लिक करेंगे ये अब आपका लेक्चर प्ले हो रहा है। ये आपका कंट्रोल पैनल है, आप स्टॉप कर सकते हैं, 10 सेकंड्स बैकवर्ड फॉरवर्ड, लेक्चर दोबारा से चलाना है, स्क्रीन मैक्सिमाइज़ करनी है, या प्ले स्पीड ऑप्शंस में अगर आप स्पीड बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से आप स्पीड भी बढ़ा सकते हैं। ये आपका डाउनलोड ऑप्शन है। यहाँ पर जब तक आप डाउनलोड पर क्लिक नहीं करेंगे आपका लेक्चर्स प्ले नहीं होगा। रिकमेंडेड यही है कि आप जो भी लेक्चर लेने लगेंगे सबसे पहले आप उसको डाउनलोड करें। कैंपस इनसाइड में जितनी भी आपकी मैक्सिमम इंटरनेट कैपेसिटी होगी वो उसको यूज़ करके एज सुन एज पॉसिबल इसको डाउनलोड करेगा। जैसे ही आप इस पर डाउनलोडिंग स्टार्ट करेंगे तो आपका ये कंट्रोल पैनल फ्रीज हो जाएगा, लेक्चर प्ले मोड में नहीं होगा, अब सिर्फ ये डाउनलोडिंग मोड में है। साथ साथ ही आपको उसकी प्रोग्रेस भी बताता रहेगा कि लेक्चर की टोटल विड्थ कितनी है और उसको कितना डाउनलोड हो गया और कितनी परसेंटेज में वो डाउनलोड हुआ है। जैसे ही ये डाउनलोड होगा ये प्ले मोड में ऑटोमेटिकली आ जाएगा, आपको प्ले भी नहीं करना पड़ेगा। अब एक कंसर्न बच्चों का, जब तक डाउनलोड हो रहा है तब तक सिर्फ सब्र करें बच्चे, जी। अब अगर मैं वो आपके बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पर ये बैक का ऑप्शन आ रहा है, गो बैक, अगर मैं इस पर क्लिक करके बैक जाऊंगा तो ये मेरी डाउनलोडिंग फ्रीज हो जाएगी, डाउनलोड कैंसिल हो जाएगा, डाउनलोड कंटिन्यू नहीं करेगा। आपने जब एक लेक्चर डाउनलोडिंग पर लगा दिया है, जब तक ये लेक्चर डाउनलोड नहीं हो जाता आपने इस स्क्रीन से एग्जिट नहीं करना, ना आपने ये क्रॉस करना है और ना आपने यहाँ से बैकवर्ड जाना है, ना आपने डैशबोर्ड पर क्लिक करना है। आप मिनिमाइज़ कर सकते हैं, मिनिमाइज़ करके आपका लेक्चर प्ले डाउनलोड होता रहेगा। अब मैं आपको मिनिमाइज़ करके दिखाता हूँ, उससे आपका लेक्चर की प्रोग्रेस आप देख लें, अभी 39% हुआ है। अगर मैं इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ तो वो डाउनलोड होता रहेगा। अब अगर हम देखें 39 था, वो आपके सामने 44% हो चुका है। लेकिन अगर मैं गो बैक करूँगा तो उससे जो एरर आएगा वो ही देख लें। डाउनलोड इन प्रोग्रेस, प्लीज़ कैंसिल डाउनलोड फर्स्ट टू गो बैक। जब तक आपका लेक्चर डाउनलोड नहीं होगा आप बैक नहीं जा सकते। लेक्चर का प्रोटोकॉल इस तरह से है कि जब तक आप डाउनलोड नहीं करेंगे आप बैक नहीं जा सकते। मिनिमाइज़ कर सकते हैं, डाउनलोड बैक एंड पे होता रहेगा, लेकिन आप बैक नहीं जा सकते। बैक जाएंगे तो लेक्चर की डाउनलोडिंग कैंसिल हो जाएगी। तो जब तक रिकमेंडेड यही कि आप सबसे पहले तो लेक्चर डाउनलोड करें, और डाउनलोड करते वक्त आपने बैकवर्ड नहीं जाना। आप मिनिमाइज़ कर सकते हैं लेकिन बैकवर्ड नहीं जाएंगे। जब ये लेक्चर डाउनलोड हो जाएगा आपको तब इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होगी, आप डाउनलोडेड लेक्चर्स बगैर इंटरनेट की एक्सेस के देख सकते हैं। लेकिन अगर मैं ऐप बिल्कुल बंद कर दूंगा और तब मैं ऐप चलाने की कोशिश करूंगा तो ऐप चलाने के लिए आपको फॉर फ्यू सेकंड्स जस्ट टू स्टार्ट द ऐप आपको स्टार्टिंग में इंटरनेट चाहिए होगा। अगर आपने लेक्चर सीक्वेंस वाइज डाउनलोड किए हुए हैं तो डाउनलोडेड लेक्चर्स को चलाने के लिए आपको इंटरनेट की फैसिलिटी की ज़रूरत नहीं है। अब ये मेरा लेक्चर वहाँ जैसे ही डाउनलोड हुआ वो ऑटोमेटिकली आपका फ्रीजिंग पैन भी अनफ्रीज हो गया और लेक्चर प्ले मोड में ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो गया, ऑटोमेटिकली प्ले भी हो गया, यहाँ पर उसका स्टेटस भी अपडेट हो गया। जैसे ही आप लेक्चर लें
जब आपकी तसल्ली हो जाए कि मैंने इसमें कोई चीज़ दोबारा नहीं देखनी, आप इसको डिलीट कर सकते हैं सो दैट कि आपकी स्टोरेज बार बार यूटिलाइज ना हो। सेकेंडली, अब आप यहाँ से मूविंग बैकवर्ड वापस जा सकते हैं। अब आपको इस लेक्चर का स्टेटस भी अपडेट हो जाएगा कि आपका लेक्चर अपडेट हो चुका हुआ है। यहाँ पर आपका डाउनलोडिंग ऑप्शन आ जाएगा, वो कैसे आता है वो भी दिखाता हूँ। जो लेक्चर्स आपके डाउनलोडेड होंगे वो इस तरीके से आपके पास शो होंगे। अब अगर आप ये ट्रेस करने की कोशिश करेंगे कि ये लेक्चर्स मेरी किस ड्राइव में, कहाँ, किस फोल्डर में, किस जगह पर पड़े हुए हैं, तो वो आप ट्रेस नहीं कर सकते। ये लेक्चर्स आपके सिर्फ ऐप में आपके पास एक्सेसिबल फॉर्म में यहाँ पर प्ले करने के लिए अवेलेबल हैं। अगर आप इनको किसी फोल्डर में सर्च करने की कोशिश करेंगे तो वो सर्चेबल नहीं है। ये लेक्चर्स यहाँ पर सिर्फ डाउनलोडिंग फॉर्म में यहाँ पर पड़े हुए हैं, सिर्फ ऐप में और कहीं पर नहीं। यहीं पर आप प्ले कर सकते हैं। जैसे ही आप लेक्चर कंप्लीट करेंगे, आप डिलीट करेंगे तो आपकी स्टोरेज फ्री हो जाएगी। 10 लेक्चर डाउनलोड किए हुए ले लिए, वो डिलीट करेंगे तो अगले 10 लेक्चर्स के लिए आपके पास स्पेस जो है वो रेडिली अवेलेबल हो जाएगी। इस तरीके से क्या आपके पास डाउनलोडेड लेक्चर्स आ जाएंगे। ये 800 MB का सर जी। ये लेक्चर्स अगर आपके पास स्टोरेज कैपेसिटी किसी की इतनी इन्हेंस्ड है कि वो ये सारे लेक्चर्स डाउनलोड कर लेता है और उसको स्पेस का इशू तब भी नहीं आता, तो बेशक वो यहाँ पर इनको डाउनलोडेड रहने दे, डिलीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाद में अगर किसी लेक्चर में उसको लगता है कि मैंने रिवीजन करनी है या मैं दोबारा टॉपिक लेना चाहता हूँ, बेशक वो इनको डाउनलोडेड रखे। ये सिर्फ इंस्ट्रक्शन या गाइडेंस उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास स्टोरेज का इशू है और वो 2, 3, 4 सब्जेक्ट्स में इनरोल्ड हैं, तो वो एक सब्जेक्ट के अगर सारे डाउनलोड कर लेंगे तो हो सकता है कि उनको स्टोरेज का इशू हो। इसलिए रिकमेंडेड ये है कि अगर डिलीट कर लें तो बेहतर है। लेकिन अगर आप एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और आपके पास सफिशेंट स्टोरेज अवेलेबल है तो आप बेशक डिलीट ना करें, आपके पास डाउनलोडेड है। आप जब प्ले करना चाहें विदाउट इंटरनेट फैसिलिटी, आप इनको ऐप को एक दफ़ा स्टार्ट करने के बाद बगैर इंटरनेट के लेक्चर्स एक्सेस कर सकते हैं। अब मैं एक डाउनलोडेड लेक्चर आपके सामने विदाउट इंटरनेट प्ले करता हूँ। ऐप मेरी ऑपरेशनल है, मैं बगैर इंटरनेट की फैसिलिटी के वाईफाई ऑफ करके आपको एक लेक्चर प्ले करके दिखाता हूँ कि मेरा लेक्चर बगैर इंटरनेट के भी चल जाएगा। ये मैंने इंटरनेट ऑफ कर दी है और अब मैं ऐप में आके दोबारा से अपना लेक्चर 1 प्ले करता हूँ। ये मेरा लेक्चर बगैर इंटरनेट फैसिलिटी के वाईफाई ऑफ किए इजीली चल रहा है, कोई लैग नहीं आएगा। स्टेटस भी डाउनलोडिंग का आ रहा है, बैकवर्ड फॉरवर्ड सब चीज़ें वैसी ऑपरेशनल होंगी, स्पीड भी बढ़ जाएगी, कम भी हो जाएगी, सब कुछ ऑपरेशनल है। ये 2x पे अब सर चल रहे हैं। ठीक है जी, स्पीड सब कुछ कंट्रोल्स आपके पास एप्लीकेबल होंगे। अब सिर्फ एक चीज़ कि पीडीएफ जी जी। अब मैं आपके सामने ये लेक्चर्स मेरे डाउनलोडेड हैं, लेक्चर्स बगैर इंटरनेट के चल जाएंगे। लेकिन आपको ऐप स्टार्ट करने के लिए अगर मैं यहाँ से ऐप क्लोज़ कर देता हूँ और तब मैं बगैर इंटरनेट के ऐप को एक्सेस करने की कोशिश करूँगा तो वो आपको एक्सेस नहीं, आपकी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट के थ्रू एक्सेस करेगा तो वो एक्सेस नहीं कर पाएगा, वो आपको देख नहीं पाएगा कि आप किस यूज़र नेम, किस पासवर्ड के साथ एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। अब क्योंकि मेरा वाईफाई क्लोज है, अब मैं ऐप को एक्सेस नहीं कर सकता। मुझे स्टार्ट में थोड़ा सा इंटरनेट चाहिए होगा सो दैट कि मैं ऐप को एक्सेस कर सकूं। अब अगर मैं ऐप को एक्सेस करने की कोशिश करूंगा तो नहीं होगा। इसके लिए मुझे सबसे पहले वाईफाई, थोड़ा सा वाईफाई देना पड़ेगा। एक दफ़ा आपने लेक्चर्स डाउनलोड कर लिए वो बगैर वाईफाई के चल जाएंगे, लेकिन अगर आप कैंपस इनसाइड की ऐप को बगैर इंटरनेट के चलाना चाहेंगे तो वो नहीं चलेगी। अगर मैंने इंटरनेट ऑफ़ किया होता तो ये स्क्रीन कभी भी नहीं आनी थी। ये तब ही आएगी जब आपका इंटरनेट कनेक्टेड होगा। इंटरनेट कनेक्टेड के साथ ये स्क्रीन अवेलेबल होगी और साथ ही आपका डैशबोर्ड यहाँ से एप्लीकेबल हो जाएगा। अब मैं मूविंग ऑनवर्ड इंटरनेट ऑफ भी कर दूंगा तब भी मेरे सिर्फ डाउनलोडेड लेक्चर्स प्ले होंगे विदाउट इंटरनेट फैसिलिटी। जो मेरे डाउनलोडेड लेक्चर्स हैं वो इजीली चल जाएंगे। ये हमारा लैपटॉप की स्क्रीन्स के लिए और पीसीज की स्क्रीन्स के लिए हमारा एक प्रोटोकॉल है जिसको आप फॉलो करेंगे। सब चीज़ें जो आपकी यूज़र इंटरफेस के लिए एप्लीकेबल थी वो मैंने आपको बता दी हैं। मोबाइल के लिए आपको
lms.campusinsight.net, मतलब गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स या ओपरा पे जाके लॉगिन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ प्ले स्टोर पे जाके कैंपस इनसाइट की ऐप डाउनलोड करनी है, अपने मोबाइल में इंस्टॉल करनी है। उसमें 2 स्टेप वेरिफिकेशन नहीं है, उसमें आपने डायरेक्ट ऐप में जो आपको ईमेल पे क्रेडेंशियल्स आए हैं वो वहाँ पे आप लगाएंगे, आपको डायरेक्ट ऐप एक्सेस हो जाएगी। उसमें ऐप में ही लेक्चर्स चलेंगे, उसमें आपने गूगल क्रोम पर जाकर एक्सेस नहीं करना। एक डिवाइस अगर आप डिसाइड करते हैं कि मैंने लैपटॉप पे या मोबाइल पे चलाना है, तो अगर आप मोबाइल पे डिसाइड करते हैं, मोबाइल पर आपने lms.campusinsight पर जाकर एक्सेस नहीं करना, डायरेक्ट आपने प्ले स्टोर और आईफोन वाले आईफोन स्टोर से ऐप इंस्टॉल करेंगे और डायरेक्ट उसमें यूज़र नेम पासवर्ड डालेंगे तो डायरेक्ट लेक्चर्स एक्सेसिबल हो जाएंगे। लैपटॉप में सिर्फ 2 स्टेप वेरिफिकेशन है, दैट्स इट। थैंक यू जी। अच्छा, ये जो सामने बच्चे बैठे हैं ना बेटे, मैंने आप लोगों को जो पोर्टल मिला होगा, आप फिजिकल वालों को, उस पर मैंने ना एक लेक्चर आज डलवा दिया ताकि आप तजुर्बे आजकल में करके देख लें, क्योंकि अगर मैं अगले वीक से ही एक्स्ट्रा शुरू कर दूं या शायद उससे अगले वीक से, तो उससे पहले आप तजुर्बे कर चुके हों। हाँ जी, जो लोग जाग रहे थे, कुछ समझ आ गई बातें? ये रिकॉर्डिंग वालों को भी उम्मीद है अगर सुन रहे थे सही तरह तो फ़ायदा होगा। उसमें मेरा मशवरा भी यही है कि आप लोग ना लेक्चर डाउनलोड पे लगा, जिस टाइम जिस जगह सिग्नल ठीक आ रहे हैं डाउनलोड पे लगा दें, लेक्चर डाउनलोड कर लें, उसके बाद ऑफलाइन ही देखा करना उसको, वरना अगर आप देखेंगे ऑनलाइन तो फिर वो बफरिंग आएगी। तो इसलिए पहले लेक्चर डाउनलोड कर लिया करना, 1 2 3 जितने करने, तसल्ली से रात को लेक्चर डाउनलोड पे लगाए, जिस टाइम इंटरनेट ठीक आता है डाउनलोड कर लें, उसके बाद लेक्चर प्ले करने के लिए तो ऑफलाइन ही है, तो डाउनलोड करके ही देखना जो भी देखने हो। इलस्ट्रेशन 7 कर रहे थे हम, पढ़ लें, करता हूं पूरा, भूल भाल गए होंगे। इलस्ट्रेशन 7 पढ़ लें, मैं करता हूं बोर्ड पे। होमवर्क इलस्ट्रेशन 6 है। चलें, पढ़ लिया जी, शायद पढ़ लिया होता तो अच्छी बात थी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ट्रेडिंग बिजनेस है कि मैन्युफैक्चरिंग है? मैन्युफैक्चरिंग है, मंगल के मंगल मैन्युफैक्चर करते हैं ये, तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। और फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। गुड्स कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालनी है, यानी ओपनिंग फिनिश गुड्स प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड माइनस कॉस्ट ऑफ ऑल अदर आउट्स माइनस क्लोजिंग। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स रिक्वायर्ड है, तो हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स पढ़ के जो दिमाग में आप सारा रिकॉल करें चैप्टर, तो अब टारगेट ये है कि कॉस्ट ऑफ सेल्स चाहिए, तो उसके लिए चीज़ें पूरी करनी है। इलस्ट्रेशन 7, कॉस्ट ऑफ सेल्स रिक्वायर्ड है या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड।
छोटी फिगर है तो नहीं, रुपीज इन 1000। अब सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ ली ना, तो हमारे सवाल की प्लानिंग ये है कि ओपनिंग फिनिश गुड्स चाहिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड चाहिए, और सवाल अगर पढ़ लिया है तो फिनिश गुड्स की कोई और अदर आउट्स हैं, कोई चोरी है, कोई ड्राइंग्स हैं, कोई चैरिटी है, नहीं। तो इसलिए फिर सिर्फ तीन ही चीज़ें रह गई, ओपनिंग फिनिश गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और क्लोजिंग फिनिश गुड्स। हमें ये तीन चीज़ें मिल जाएंगी तो सवाल का रिक्वायरमेंट सॉल्व हो जाएगा। ये हो गया सवाल प्लान। अब एक एक करके चीज़ें ढूंढते हैं। जैसे हमें अब सबसे पहले ओपनिंग फिनिश गुड्स चाहिए, ढूंढे सवाल में ओपनिंग फिनिश गुड्स किधर है। जून का महीना है और पॉइंट नंबर 1, ऑन 1 जून 25 स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 1350 यूनिट्स थे, 1640 का एक, तो ओपनिंग फिनिश गुड्स आ गए 1350 इंटू 1640, डबल 214। अगली तलाश कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, तो ये पहले सवाल जैसा बन गया मार्किंग में। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की सारी तफसील पे चलते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट गिवन है। नहीं, परचेजेस दी हुई है, तो फिर हमें वही ओपनिंग परचेजेस उस रास्ते से चलना पड़ेगा। तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट फिर इधर फेस पे ही कर लेते हैं। इसके लिए क्या क्या चाहिए, ओपनिंग रॉ मटेरियल। देखिए सवाल जितना प्लान करके चलेंगे ना, ऑर्गेनाइज रहेगा। जैसे सवाल की रिक्वायरमेंट थी कॉस्ट ऑफ सेल्स, पहले हमने ये तय करना है कि कॉस्ट ऑफ सेल्स के लिए क्या क्या चाहिए होता है। जब प्लान बन गया तो फिर एक एक की तलाश शुरू कर देंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, अब हमारा फोकस चला गया कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड पे। ये पता होगा कि कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं, तो एक एक करके ढूंढनी शुरू कर दी। अब हम डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट की चीजें पूरी कर रहे हैं। सबसे पहली चीज क्या चाहिए, ओपनिंग। तो अब उसको ढूंढने सवाल में कहां है। पॉइंट नंबर 1 में ऑन 1 जून 25 फिनिश गुड्स, और उसके बाद वाइल स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल वाज 1490। इसके बाद चाहिए परचेजेस, तो परचेजेस भी टेबल में ही आ रही हैं, छठी सातवीं लाइन, रॉ मटेरियल परचेजेस। लेकिन परचेजेस देख के जज्बाती नहीं हो जाना, हो सकता कोई 8-10 लाइनों के नीचे ट्रांसपोर्टेशन भी दी हो, तो इसलिए पूरा सवाल तसल्ली से देखना है। रॉ मटेरियल परचेजेस के बारे में नीचे कहीं और कोई चीज, तो इसलिए परचेजेस बस यही है 3845। ये भी किसी दौर का आई कैप का ही पास पेपर का क्वेश्चन है, लेकिन उस दौर में ये टॉपिक FAR 1 में होता था। परचेजेस के बाद नहीं ना, कोई और अगर आउट हैं तो कहीं मटेरियल कोई चोरी डकैती आग खा गई हो, पानी में बह गया हो, ओनर ले गया हो, रॉ मटेरियल की बात कर रहा हूं, नहीं। तो इसलिए क्लोजिंग रॉ मटेरियल, ये कहां है जी, पॉइंट 4 में स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ऑन 30 जून, तो ये क्लोजिंग रॉ मटेरियल आ गया 970 4365।
डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट तक बता दें बेटा, कोई परेशानी कुछ पूछना है तो उस रूम में बेटे। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बिल्कुल स्ट्रेट दिया हुआ है पहली लाइन में, कितना 2075 FOH। FOH में शामिल होंगे फैक्ट्री के सारे खर्चे सिवाय डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर। तो टेबल शुरू से देखते हैं। डायरेक्ट लेबर हो गया, प्लांट एंड मशीनरी की डेप्रिसिएशन कंसिडर होगी, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कहते हैं गुड्स कस्टमर तक पहुंचाना, नहीं ये फैक्ट्री की नहीं है। फैक्ट्री मैनेजर की सैलरी, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल, सेलिंग कॉस्ट नहीं होगा। अदर प्रोडक्शन ओवरहेड्स होंगे काउंट, अदर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स नहीं होंगे। तो बताइएगा डेप्रीसिएशन 380, फैक्ट्री मैनेजर की सैलरी 247, इन डायरेक्ट लेबर 848, इनडायरेक्ट मटेरियल 345, अदर प्रोडक्शन ओवरहेड्स 580। और फिर भी देख लें एहतियातन कहीं पॉइंट 123 में कोई FOH छुपा हो, नहीं। टू 400 ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस ऐड हो जाएगा 208, 9048। सही है, पूछ लो कुछ है, पूछ लो कुछ। आज पहले दिन आए हो? नहीं यार, अच्छा अच्छा। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, क्लोजिंग फिनिश गुड्स, पॉइंट नंबर 1, नहीं सॉरी,
पॉइंट नंबर 2, 5200 यूनिट्स बने। पॉइंट नंबर 1, 1350 पहले थे। पॉइंट नंबर 5, 1500 क्लोजिंग है। तो ये 3 मैंने चीजें बोली हैं, दोबारा बताता हूं। ओपनिंग फिनिश गुड्स कितने थे? 1350। और ये किस रेट वाले थे? मजीद बने कितने? जो क्लोजिंग है, क्लोजिंग फिनिश गुड्स कितने यूनिट्स हैं? 1500। अब हम कर क्या रहे हैं? क्लोजिंग फिनिश गुड्स की कॉस्ट चाहिए। तो क्लोजिंग फिनिश गुड्स की कॉस्ट क्या इंफॉर्मेशन चाहिए थी? नहीं गिवन तो कि फाइफो है कि एफको है, क्योंकि अब तक हम क्लास में जितने अरसे से पढ़ रहे हैं तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन पढ़ रहे हैं ना, तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ही तो निकालना सीख रहे थे। तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालने के लिए या फाइफो होता है या एफको होता है, और फाइफो एफको भी पीरियोडिक होता है या परपेचुअल होता है। तो इस सवाल में पीरियोडिक है कि परपेचुअल है? पीरियोडिक है। परपेचुअल को तो डेट वाइज डाटा ही नहीं है। तो फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चरिंग, एक बात पता चल गई, फाइफो है और पीरियोडिक है। फाइफो है और पीरियोडिक है। तो क्लोजिंग स्टॉक फाइफो कैसे कैलकुलेट किया जाता है? जो बचे हुए हैं वो आखिर वालों में से होंगे। तो ये 1500 इनमें से हैं। अब जब इनमें से हैं तो इनका रेट कितना है? 9048000 के इतने यूनिट्स बने तो एक 1740। अगर क्लोजिंग स्टॉक अगर 5300 यूनिट्स होता, 5300 यूनिट्स होता तो 52 ये होते, 100 इसमें से होता। अच्छा, यहां पर एक बिला वजह की कंफ्यूजन किसी स्टूडेंट को ये आ जाती है कि फाइफो में तो एक लंबी सी लिस्ट होती थी, उसमें से आखिरी परचेज में से गिनना शुरू करते थे। भाई लंबी लिस्ट नहीं है, चलो ये 2 ही हैं, ये पुराने हैं ये नए हैं, तो ये वाले बचे हुए फाइफो है, इनमें से बचे होंगे, तो इनके लिए हमें फिर रेट निकालना पड़ेगा ना। ये मैंने कल भी बात की थी, फिर दोहरा रहा हूं। जैसे आपको सवालों में परचेजेस के यूनिट्स और रेट सवाल में लिखा मिलता है, जो अब तक कार्ड के सवाल कर रहे थे, असल में पहले रेट निकला हुआ होगा, असल में पहले यूनिट्स और उनकी टोटल परचेज वैल्यू होगी, डिवाइड करके सवाल वाले ने रेट बनाया होगा। इसी तरह कल मैंने यहां लिख के दी थी बात इधर, इसी तरह मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में परचेज की जगह क्या आ रहा होगा? इन्वेंट्री कार्ड जो कल बता रहा था, नहीं, परचेज की जगह क्या आ रहा होगा? मैन्युफैक्चर्ड। यूनिट्स में क्या आ रहे होंगे? जितने यूनिट्स बने। रेट नहीं, पहले टोटल निकलेगा, और वो टोटल क्या होगा? वो ये। तो हमें इनकी पर यूनिट कॉस्ट निकालने के लिए ऐसे निकालनी पड़ी। अब क्लोजिंग फिनिश गुड्स इनमें से हैं, यानी इतने वाले 1500 यूनिट्स 1740 वाले 2610 865, ये है कॉस्ट ऑफ सेल्स। इलस्ट्रेशन 6 करके आइएगा कल, फिर आपको कॉस्ट बहुत है, कल एनआरवी पे चलते हैं। ट्रेडिंग बिजनेस भी हो गया, मैन्युफैक्चरिंग भी हो गया, कॉस्ट बहुत है। आगे पास पेपर के सवालों में बिल्कुल दोबारा प्रैक्टिस आएगी, लेकिन एनफ कल एनआरवी कराता हूं मैं, मतलब अगली क्लास में एनआरवी कराता हूं इंशाल्लाह। इसमें कोई सवाल किसी का वहां पर? अच्छा, अब क्लास चूंकि खत्म कर रहा हूं, तो इस स्क्रीन आ रहा हूं, इस स्क्रीन की पिक्चर ले लें, वरना फिर वो सारी सर नजर आएंगे। ठीक है, बंद कर दूं कैमरे? ठीक है जी, अल्लाह हाफिज। सवाल है?